नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी सोल्व करेंगे मैथ सेक्शन के। जिस भी बच्चे ने बैच ले रखा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और जिसमें अच्छे से करवाने की ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ये ना माने कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है या मेरा मैथ भाई हाई है तो जल्दी जल्दी करवाएं। भाई हर बच्चे को देखकर चलना है, कमज़ोर बच्चे को भी और हाई बच्चे को भी देख के चलना है। और साथ ही साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं 2022 का पेपर है, क्योंकि अभी पेपर की कोई डेट नहीं आई है तो ये मान के चल रहे हैं हमारे पास पेपर के तक क्या हम बड़ी आसानी से इन सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेंगे। साथ के साथ मैं इसको 2022 के साथ साथ जो 2018 में पेपर हुए थे इनका भी बीच में एक एक सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। मान लीजिए एक पेपर इसका करवा दिया, एक 2018 करवा दिया, तो इस प्रकार हमारा इक्वल तरीके से क्या है चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो चलिए आपका अब ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और जिस बच्चे को पीडीएफ लेनी है ना मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और पीडीएफ ले लेना और अपना सॉल्यूशन एक कॉपी ले लेना, उसमें अपना क्या है नोट्स बना लेना, क्योंकि बाद में फिर समझ में ना आए या फिर रिवाइज कर सको, क्योंकि पेपर के टाइम पे तो हम वीडियो नहीं देख सकते ना, इतना समय नहीं होता। तो आपके पास नोट्स होंगे तो आप अपना सॉल्यूशन भी कर सकते हो भाई साथ साथ में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 19 संख्याओं का औसत है वो 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं तो हमारा जो एवरेज है औसत है वह 59 हो जाता है। तो b का मान क्या है, हमको किसका मान बताना है, b का मान बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने बोला है, मैथ में क्या होता है जो उसने बोला है वही हमको क्या है लिख देना है। उसने बोला 19 संख्याओं का औसत कितना है 37 है। मैं मान लेता हूं कि जो 19 संख्याएं हैं, कोई बाई चांस देखिए मान के चलिए आपने मान ली संख्या p q r s, इस प्रकार से हमने क्या है 19 संख्याएं मान ली, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है 19 संख्याएं हैं। तो मैं लिख सकता हूं 19 संख्याओं का औसत कितना है गुना में 37 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 703 हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी संख्याओं का औसत कुछ भी दे रखा हो उसका मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई करना, एवरेज करना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 703 हो गया। अब उसने बोला यदि प्रत्येक संख्या में b को जोड़ दिया जाता, देखो संख्या हमारी कितनी थी 19 ही संख्या, उसने संख्या में क्या बोला जोड़ दिया जाता है, एक नंबर दे दिया उसने b, या फिर एक संख्या b दे दी। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने माना था लेट, मैंने क्या माना था, देखिए मैंने मान लीजिए p माना था, q माना था, r माना था, s माना था, t माना था, इस प्रकार से मैंने 19 संख्याएं मान ली थी। तो इनमें क्या बोला उसने b जोड़ दिया प्रत्येक संख्या में, पहली संख्या में भी, दूसरी संख्या में भी, तीसरी संख्या में भी, चौथी संख्या में भी, पांचवी संख्या में भी, इसी प्रकार 19 संख्याओं तक वह क्या जोड़ते चला जा रहा है b जोड़ते चला जा रहा है। देखिए बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो 1 मिनट में इसका आंसर बता देता। तो आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया है। मैंने बताया कि भाई संख्या तो मेरी 19 ही है, उसने संख्या में कोई चेंज नहीं किया हमने। उसने बोला प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ दी, जितनी भी ये हमारी संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, राम श्याम 19 संख्या आपने कुछ भी मानी, उसमें क्या किया उस संख्या में कोई बदलाव नहीं किया, बट उन हर संख्या में क्या जोड़ दिया b b b b b जोड़ता चला गया। तो संख्या तो हमारी 19 ही रही ना भाई, समझे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। संख्या तो हमारी कितनी रही 19 रही, कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या मान लीजिए मैंने p मान ली, इसमें b जोड़ दिया। दूसरी संख्या मैंने क्या है q मान ली, इसमें b जोड़ दिया। तीसरी संख्या क्या है मैंने r मान ली, इसमें b जोड़ दिया। इस प्रकार से संख्या तो हमारी कितनी हो गई 19 ही हो गई ना, 19 संख्या तो 19 ही है। तो बाद में अगर हम b को जोड़ेंगे तो कितने b बन जाएंगे, कितनी संख्या थी 19 संख्या थी, तो हर संख्या में b जुड़ेगा तो b भी कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, b भी कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा था और क्या हो गया। तो अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए
अब 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है? 59 हो जाता है। मैंने क्या बोला? संख्या तो हमारी कितनी रही? 19 ही रही थी ना। तो उन 19 संख्याओं में का औसत कितना हो जाता है? 59 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 1121 हो गया। अब हर संख्या में b जुड़ता आया था। मान लीजिए पहली संख्या में b जुड़ा, दूसरी संख्या में फिर b ऐड हुआ, तीसरी संख्या में फिर b ऐड हुआ। इस प्रकार से हम टोटल b जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने b निकल के आ जाएंगे? 19 ही b तो निकल के आए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में b जोड़ा और हमारी संख्या कितनी थी? 19 थी। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने b निकल गए? 19 b निकल गए। और 19 b का औसत क्या है? 1121 माइनस 703 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 418। कितना हो जाएगा? 418। तो हमको क्या निकालना है? b की वैल्यू निकालनी है। तो 19 को इससे कट करूंगा तो कितने पे जाएगा? 22 पे जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। भाई संख्या क्यों नहीं चेंज हुई? 19 बी कहाँ से आया? क्योंकि हर संख्या में बी जुड़ता चला गया। मैं बता तो रहा हूँ। मान लीजिए आपने संख्या पी मानी, पहले पी संख्या में बी जुड़ा, फिर क्यू मानी, क्यू संख्या में बी जुड़ा, फिर आपने आर मानी, आर संख्या में बी जुड़ा, फिर आपने एस मानी, एस संख्या में बी जुड़ा। इस प्रकार से 19 संख्याओं में हर संख्या में बी जोड़ दिया गया। तो आपने देखा तो लास्ट में कितने बी हो गए? 19 बी हो गए। और ये कितनी थी? ये तो हमारी 19 संख्या ही रही थी। समझ गए? क्लियर? तो जिस प्रकार से मैंने ये बताया है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा बेसिक। अब बात आती है, जिस बच्चे को बेसिक समझ में आ गया, टाइम मैं इसीलिए ही ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी भी करवा सकता था कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो अगर आपने बैच लिया है तो। देखिए अब बात आती है इसको डायरेक्ट कैसे करें। डायरेक्ट कैसे करना है? आपको कोई बेसिक के चक्कर में नहीं बढ़ना है। सबसे पहले इसने 19 संख्याओं का औसत कितना दिया? 37 दिया। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जितनी भी संख्याओं का औसत दिया हुआ है उन संख्याओं का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 703। ठीक है, अब औसत कितना हो जाता है? 59 हो जाता है प्रत्येक संख्या में। संख्या उतनी ही थी तो हमको डायरेक्ट कितना लिखना है? 59 लिख देना है, 1121। और इनको आपस में लेस कर लेना है, 418। और तो जितनी संख्याएं थी उसी संख्या से क्या है? भाग दे देना है। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? क्लियर भाई? तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर चेंज भी करता है तो मैंने बेसिक आपको समझा दिया है। समझ गए? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोला? दो कार एक बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। उसने बोला दो कार है। मान लीजिए ये आपकी कार है, ये एक ही समय पर, ये आपका क्या है? टी पॉइंट है या फिर कोई पॉइंट है। एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं तथा एक दूसरे के क्या है? समकोण चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समकोण चलती हैं। समकोण दिशा में दो अलग अलग सड़कों पर चलती हैं। मान लीजिए एक इस सड़क पर चलती है, एक इस सड़क पर चलती है, तो दोनों अलग अलग दिशा में चलती हैं। उनकी गति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 सेकंड के पश्चात उनके बीच की कितनी दूरी होगी? 6 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर आप किसी बच्चे को पता होगा कि ये क्या लिख रखा है? किलोमीटर पर हावर, और यहाँ पर कितना टाइम दे रखा है? 6 सेकंड। डायरेक्ट सेकंड लिख देता हूँ। कितना दे रखा है? सेकंड। तो आपको ये सबसे पहले चेंज करना आना चाहिए। जब कभी भी आप किलोमीटर से सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे? बताइए आप मेरे को। जब कभी भी आप किलोमीटर को सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से कर दोगे उसको गुना। कोई भी नंबर दे रखा है तो ये हमारा क्या है? किलोमीटर पर हावर में था तो ये किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और जब कभी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18/5 से चेंज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 18/5, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको चेंज करने का पता चला, जब कभी भी आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो उस नंबर को 5/18 से गुना कर देंगे, और जब कभी भी मीटर प्रति सेकंड से क्या है किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18/5 कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है तो इसलिए किलोमीटर की जब कभी भी किलोमीटर में चेंज करना होगा तो बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा 18, छोटा नंबर नीचे आ जाएगा। जब कभी भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो छोटा नंबर ऊपर आ जाएगा और बाकी बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो मैंने बताया आपको किस प्रकार से चेंज करते हैं। इसमें क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर तो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पे सेकंड दे रखी है। तो सबसे पहले उसने जो मेरे को 2 कार बताई थी उसकी स्पीड वन कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमको चेंज किस में करना है सेकंड में, क्योंकि आगे चल के उसने क्या बताया है 6 सेकंड के पश्चात। उसने क्या बताया है 6 सेकंड के पश्चात। तो पहले मैं इसकी स्पीड को ही मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अभी बताया मैंने कि किस में करते हैं 5/18 से, तो इसकी कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं स्पीड 2 देखूंगा तो कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 72 इंटू कितना 5/18, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब उसने बोला 6 सेकंड के पश्चात। तो आप सभी को पता है अगर मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। आप कहोगे सर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है। भाई 1 सेकंड में मैं 5 मीटर जाता हूं तो 6 सेकंड में कितना जाऊंगा, तो 5 इंटू 6 कर दूंगा तो 30 मीटर चला जाऊंगा। इसी प्रकार दूसरे का भी पता है मेरे को 20 इंटू 6 सेकंड में जाऊंगा तो 6 से गुना कर दूंगा 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास डिस्टेंस भी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस भी निकल के आ गया। क्लियर। अब हमको उनके बीच की दूरी बतानी है और वो 2 पॉइंट थे, अलग अलग चली हुई थी वो समकोण में, तो इस प्रकार से चली हुई थी। तो एक तो कितना आ गया 30 आ गया, एक कितना आ गया 120 आ गया। ये हमको निकालना है। ये कैसे निकलता है हर बच्चे को पता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बेस का आधार का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। 120 का स्क्वायर कितना होता है 1440 होता है, और सॉरी 14400 होता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा रूट कितना आ जाएगा 15300 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30√17 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30√17 मीटर आ जाएगा। अब काफ़ी बच्चों को ना दिक्कत पता क्या रहेगी, रूट कितना आया मेरा, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बताया रूट 15300 आ गया। काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना आएगा। मैं लिख के देता हूँ, काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन ये रूट से सोल्व ही नहीं करना आएगा। किस प्रकार से सोल्व करना, देखिए भाई बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। वैसे मेथड कई हैं, मैं शुरू में 900 को भी 30 बाहर निकाल सकता था क्योंकि वो स्क्वायर होता है, पर मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। जब कभी भी ये इस प्रकार का रूट में आपको सोल्व करना है और आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाया मैंने, तो कैसे सोल्व, राइट आंसर ही उठाते हैं, कैसे सोल्व करना है। मान लीजिए हमने बी ऑप्शन उठाया, इसने बी ऑप्शन हमारा राइट दिया, क्या दिया 30√17। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना, इसका मतलब है जो इस रूट से बाहर नंबर है ना, बाहर नंबर क्या है 30, इसका मतलब है 30 का स्क्वायर क्या है, इसका मतलब क्या है 30 का स्क्वायर, और रूट के अंदर 17 है तो इसका मतलब है इंटू 17। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना, ये होनी चाहिए जो रूट के अंदर है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 गुना में 17, तब कभी भी आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15300 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमने कितना निकालना था 15300 निकालना था।
क्लियर हुआ। आगे अगर आपको कभी भी पेपर में इस प्रकार से रूट में ही क्वेश्चन रह जाता है और आपको सोल्व करना है, तो आगे से क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखे हैं रूट से बाहर जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करके रूट वाले से गुणा कर दीजिए। तो अगर आपका जो आंसर है सेम आता है तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, समय इसलिए ही ले रहा हूँ हर क्वेश्चन पे कि आपके हर कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 3 है A/B/C। ये अनुपात दिया एक A/B, B/C और C/A का मान क्या होगा। सबसे पहली बात है, रेशो मेरे को पता है, डायरेक्ट लिख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। A/B का मतलब क्या है, 2/, मैं लिख लेता हूँ 2/3। ठीक है, B/C का मतलब क्या है, 3/6। C/A का मतलब क्या है, C/6/2। ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर है इसका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसका आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। और इसका एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। अब आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, आप सभी को सोल्व करना आता होगा। 3 को इससे करोगे, 3 दूनी 6, और फिर जितना भाग होता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पे गया तो 2 दूनी 4, 4/, 6 एकम 6 और 6 की 6 एकम 6, 1 पे गया, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 1 तिया 3, 2 तिया 6 और 3 छिक्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हमारा मान क्या निकल के आ गया, 4/3/18 मान निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन है, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य होंगी। देखिए, काफ़ी बच्चों के अलग अलग मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो आप 200 तक मल्टीपल कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 9 से भाग होने वाले जो उसकी टेबल में आते हैं वो लिख लीजिए, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये 200 तक ज़्यादा नंबर नहीं है तो आप लिख सकते हो, पर ये अगर ज़्यादा मेथड दे देता तब दिक्कत हो जाती। पर हमको करना क्या है, देखिए, जो आंसर होगा वह 9 का ही तो मल्टीपल होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने भाई, नंबर वही तो भाग होगा जो 9 से गुणा हो रहा होगा या 9 की टेबल में आ रहा होगा, वही तो नंबर हमारा भाग हो रहा होगा। और वो नंबर किससे कम होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। समझ में आया, कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर से गुणा करो 9 की जो 200 से कम हो। तो मैंने ऑप्शन ए उठाया, मान लीजिए उसने बताया 22 संख्या है, 22 को 9 से गुना कर रहा हूं तो कितना हो गया, 198। 200 से कम है, बिल्कुल कम है कि नहीं है। और ये इससे भाग भी हो रहा है। मैंने 21 को उठाया तो 22 गुना 9 की करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 21, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये भी ठीक है। 24 को उठाऊंगा तो देखिए, जब कभी भी आप इस 9 की 24 से गुना करोगे 200 से ज़्यादा चला जाएगा, 23 से गुना करोगे 200 से ज़्यादा चला जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब ये देखो 200 से कम कौन सा नंबर है, आप कहोगे सर 189 भी है, 198 भी है, पर उसने बोला 200 तक, तो बिल्कुल टच में कौन सा है, तो 198 वाला है ना। तो कितनी संख्याएं हैं, 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से भाग हो जाएंगी। देखिए, भाग तो 9 से करोगे ना सारी संख्याएं होंगी, पर 23 और 24 तो क्या हो रहा है, 200 से ज़्यादा हो जाता है नंबर। 21 की करोगे तो ज़्यादा कम हो जाता है, 189 हो जाता है, ये 198 हो जाता है। तो 200 से कम बोला, 200 के कम में तो 198 भी आता ना। तो इसलिए 22 नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे भाई। ठीक है, समझे। तो हर बच्चे को बड़ी आसानी से कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आपको ना कुछ भी नहीं सोचना है। आप सबसे पहले, आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला लिख के दिखाइए मेरे को। आप कहोगे सर एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। मैं कहूँगा वेरी गुड बच्चों, भाई अच्छे से बताया। उसने अब मेरे को ना
टाइम एक चीज तो दे दी उसने, क्या दे दी, टाइम दे दिया मेरे को 15 ईयर, तो टाइम तो उसने मेरे को दे रखा है। और उसने एक चीज और बता दी कि जो आपका, इसने क्या बोला देखिए ध्यान से, कि प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। ठीक है, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 180% है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 180% है। तो प्रिंसिपल तो मेरे को पता नहीं ना कितना है, तो मैं लेट प्रिंसिपल को पी ही मान लेता हूं। प्रिंसिपल को मैंने क्या मान लिया, पी। तो मैंने, उसने क्या बोला, प्रिंसिपल का 180% है, तो 180% का मतलब क्या होता है, 180/100। ठीक है, लिख लिया। प्रिंसिपल को हमने प्रिंसिपल माना था, रेट तो हमने निकालना ही था, टाइम इसने मेरे को 15 दे रखा था, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। 15 को 180 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा, 12 पे जाएगा। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 12% आ जाएगी। तो क्यों, रेट हमेशा प्रतिशत में होती है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी को लिखो, पहले अपने आप से कुछ सोचने की कोशिश ही मत करो तुम। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या बोला, ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिन में करता है। ठीक है, कोई भी कार्य है ऋषभ का, उसने बोला 4/5 भाग। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले ना इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है भाई, अगर मैं आपको बताऊं, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये होता है टोटल। मतलब कि उसके पास टोटल जो यूनिट थी वो कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट। तो उसने 5 यूनिट का कितना भाग, ऊपर वाला होता है जो नीचे टोटल में से किया गया काम। कहने का मतलब क्या था, 5 यूनिट थी तो उसने कितनी ही यूनिट काम किया, 4 यूनिट ही काम किया, बस समझ गए। तो नीचे वो नंबर लिखा जाता है जो आपका टोटल होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4, मतलब कि 4 हिस्से में से आपने एक ही काम किया। नीचे वाला क्या हो गया, टोटल कितनी यूनिट है या टोटल कितने हिस्से हैं, 4। तो ऊपर एक लिखा तो इसका मतलब क्या है, आपने एक ही काम किया। तो समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको ये भी जो पी क्यू की फॉर्म में थे वो समझ में आ गया। तो उसने बोला 4/5 भाग, तो 4/5 भाग का मतलब क्या है, 5 यूनिट में से उसने 4 काम किया। ठीक है, या टोटल 5 काम था, 5 में से 4 काम किया। तो 4/5 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं रानी, और ये लिख लेता हूं ऋषभ। तो उसने बोला रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य। मान लीजिए राम ऋषभ 1 है तो रानी इससे 2 गुना है, तो रानी क्या है, 2 है। समझ गए। ठीक है, या 1x है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि इससे 2 गुना है। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आया, जब कभी भी इस प्रकार का दे रखा हो तो इसकी एक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करोगे, तो 16 उस तरफ जाके नीचे 4 हो जाएगा, और ये गुना में 5 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक दिन की या एक यूनिट की वैल्यू हमारी 20 आ गई। क्लियर, सोल्व किया। देखिए ध्यान से फिर सुनो, मैंने क्या बोला, हम जब कभी भी पी क्यू की फॉर्म में दे रखा हो तो उसका मतलब क्या है, यूनिट। देखिए उसने बोला 4/5 यूनिट को 16 दिन में करता है। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, उस तरफ जाके 4 अपॉन में हो जाएगा और गुना में 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 चौका 20, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। हमारे पास यूनिट कितनी थी टोटल, मैंने बताया अपने पास यूनिट टोटल कितनी थी, 5 यूनिट थी। तो 5 यूनिट मतलब कि टोटल वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 20, तो ये कितना हो गया, 20 पंजे 100। तो टोटल जो वर्क है हमारा कितना निकल के आ गया, टोटल कार्य हमारा कितना निकल के आ गया, आप बताइए। आप कहोगे सर टोटल कार्य हमारा 100 निकल के आ गया। पर यहाँ तक हमारा हुआ मैटर खत्म। अब उसने आगे क्या बोला, रानी जो है ऋषभ से कितना कार्य कुशल करती है, रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है। समझ गए, कितना, डबल है। मान लीजिए रानी x है तो सॉरी ऋषभ x है तो रानी इसका डबल है,
कहने का मतलब है रानी क्या हो जाएगी, रानी इसका 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋषभ जो है, ऋषभ कितना था, 5 है, ऋषभ 5 है, तो रानी इसका डबल 10 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया था, हमारा 100 निकल के आया था। तो अकेले रानी कितने दिनों में कार्य कर देगी, 100/10 कितना हो जाएगा, 10 डे में रानी अकेले इस कार्य को कर देगी। समझ में आया? क्लियर? मेरे ख्याल से आपका क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, इस सवाल को हम बड़ी आसानी से भी कर सकते थे या फिर और मेथड से भी कर सकते थे। कैसे भाई, ऋषभ का जो 4/5 भाग है वह कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 चौक 16, 20 आ गई थी। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से मैं निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी थी, 5 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो मतलब कि ये टोटल जो वर्क था या टोटल जो कार्य था वह कितना हुआ, हमारा 100 हुआ। समझे? तो टोटल कार्य हमारा क्या हुआ, 100 हुआ। अब ये मान के चलो, जो ऋषभ है, ऋषभ रानी से कितना ज़्यादा है, 2 गुना कार्य करता। कहने का मतलब क्या है, ऋषभ जो 5 यूनिट काम करता है ना एक दिन में, एक 1 डे में ऋषभ कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। और टोटल कितने यूनिट काम है हमारे पास, टोटल 100 यूनिट काम है, क्योंकि अभी हमने निकाला। तो ऋषभ अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। सिंपल सी बात है। फिर उसने बोला रानी इसका 2 गुना कार्य कुशल है। मतलब कि ऋषभ एक दिन में 5 काम करता है, तो रानी कितना काम करती है, 2 गुना का मतलब क्या है, 5 दूनी 10। तो रानी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करती है, 10 यूनिट कार्य करती है। टोटल कार्य कितना था हमारा, 100 था, तो वह अकेली इस काम को कितने दिन में कर देगी, 10 दिन में कर देगी। क्लियर? समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। समझे? क्लियर? क्यों? क्योंकि इसने बोला यहाँ पे कि ऋषभ जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, टोटल कार्य हमने यहाँ पे निकाल लिया, 100 था। तो ऋषभ इस 100 काम को टोटल कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन में पूरा कर देगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाल भी दिया। फिर उसने बोला रानी जो है इसके 2 गुना कार्य करती है। मतलब कि ऋषभ एक दिन में 5 काम करता है ना, तो रानी 2 गुना का मतलब क्या है, रानी एक दिन में कितना काम करती है, 10 काम करती है। काम कितना था टोटल, 100 था। तो 100 को कितने दिन में पूरा कर लेगी, एक दिन में 10 करती है, तो 10 दिन में पूरा कर लेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब आता है तीसरा मेथड। सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, उसने बोला कोई भी काम है, काम तो मैंने कोई भी मान लीजिए टोटल वर्क हमारा x है। ठीक है, पर उसने मेरे को एक चीज़ दी कि ऋषभ जो है वो 4/5 भाग उस काम का 16 दिन में पूरा करता। तो मैं एक काम तो उसका निकाल सकता हूँ ना, कि भाई 4 चौक 16, 5 चौके 20। तो उसने जो भी कार्य था वह 20 दिन में कार्य करता है। अब उसने बोला रानी उसके 2 दिन, मतलब कि 2 गुना कार्य करती है। तो मतलब कि उसने जो ये काम किया उसका उससे जल्दी करेगी, क्योंकि वह एक दिन में 2 कार्य कर देती है। तो 2 बोला तो इसको उठा के 2 से कर देते, तो इसका राइट आंसर 10 आ जाता। तो अलग अलग मेथड है, पर जो मैंने आपको बेसिक से समझाया वो आपको क्या है, क्लियर होना चाहिए, वही होना चाहिए। कई बार क्या है, जो मैंने ये बताया है लास्ट वाला, ये फॉलो नहीं करेगा। तो जो बीच वाला मैंने बताया ना, कि आपने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो ऋषभ एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। रानी इसका डबल करेगी, तो रानी एक दिन में कितना काम करेगी, 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10 यूनिट काम करेगी। काम टोटल 100 है, 100 को ऋषभ कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में पूरा कर देगा। ये कितने दिन में पूरा कर देगी, 10 दिन में पूरा कर देगी। क्लियर? समझ गए? अब आते हैं अगले पे। हर प्रकार से समझाया जाएगा, ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया और समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोली जाएगी वैसे वैसे सोल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, m+n का 15% m-n के 65% के बराबर है। mn का कितने प्रतिशत है? बिल्कुल ईजी सवाल है। उसने बोला
सबसे पहले मैथ में ये होता है, जो बोला जाए ना वो लिख देना चाहिए। m प्लस n का 15% लिख दिया मैंने। फिर उसने बोला बराबर है m माइनस n के कितने प्रतिशत के बराबर, 65% के बराबर। आप कैलकुलेशन छोटी करने के लिए इसको मैं भाग कर लेता हूँ, 5 दिए 15, जो बार वाले नंबर है ना ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती है ना, जो अंदर नंबर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3m प्लस 3n हो जाएगा। उस तरफ देखोगे 13m माइनस 13n हो जाएगा। इस प्रकार से n को इस तरफ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 13n हो जाएगा। उसी प्रकार 13m माइनस क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब देखिए ध्यान से, काफ़ी बच्चे ना यहाँ से गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था, मैंने बस इसको सोल्व किया, हर बच्चा कर सकता है, इसको मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ पे ना बच्चों को ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी ये संख्या या कोई भी नंबर इक्वल में हो, बराबर में हो, जब कभी भी रेशो में इसको सोल्व करोगे तो वह क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब है कि n की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, मतलब कि 10 हो जाएगी, और m की वैल्यू 16 हो जाएगी, मतलब कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि क्या, ये इक्वल में थे, जब कभी भी हम इसको रेशो में लेके आएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब उसने बोला m n का कितने प्रतिशत है, m हमारा कितना है भाई, 16, n कितना है हमारा, 10, कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 160%। तो कितने प्रतिशत है, 160% है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी राइट आंसर आ जाएगा। इसी सवाल को आप गलत भी कर देते, अगर आपको इस रेशो में चेंज करके नहीं लेके आते तो तब आपकी m की वैल्यू कितनी होती, 10 होती, तो आप लिखते 10/60 इंटू 100 लिखते, जो कि आपका गलत हो जाता और आपका आंसर भी मिलता। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी संख्या इक्वल में दे रखी हो तो वह रेशो में निकलेगी बाहर जाके, तो वह इंटरचेंज हो जाती है, समझे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसने बोला mn का कितने प्रतिशत, mn का कितने प्रतिशत है, तो m हमारा कितना आ गया, 16, n कितना आ गया, 10, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100, तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु A को 80 किलोग्राम मिश्र धातु B के साथ मिलाया जाता है। बिल्कुल, उसने बोला, चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बाद में बताता हूँ किसने क्या बोला। यदि मिश्र धातु A में जस्ते तथा तांबे का अनुपात 7:5 के अनुपात में है, तथा मिश्र धातु B में जस्ते तथा तांबे का अनुपात 3:7 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या होगा। इसको ना बड़ी आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। कैसे सोल्व कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। नई एक मेरे को दिया A मिश्र धातु, एक मेरे को दी B मिश्र धातु। A को उसने बोला मेरे को कितने किलोग्राम है, A में मेरे को 60 किलोग्राम है। B ने उसको मेरे को बताया कितने किलोग्राम है, ये रहा 80 किलोग्राम है। उसने बोला इन दोनों को जब कभी मिला दिया जाएगा तो भार क्या हो सकता है। इसने खाली जस्ते का भार पूछा है, आपसे क्या है, तांबे का भार भी पूछ सकता है, दोनों का रेशो भी पूछ सकता है, या दोनों का भार भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इसने जस्ता पूछा तो मैं जस्ते को उठाऊंगा, तो ए अनुपात, या फिर ए जो मिश्र धातु था उसमें जस्ते का अनुपात कितना था, जस्ते और तांबे का अनुपात कितना था। सबसे पहले ये देखिए, जस्ता रेशो तांबा, इसका अनुपात दिया 7:5। कहने का मतलब क्या, हमको जस्ता निकालना है। पहले बेसिक बता रहा हूँ, जस्ता इसमें कितना है, जस्ते का अनुपात है 7, तो 7 लिख दिया, अपोन 7 किस में से है, इससे पीछे मैंने बताया था 7 किस में से है। देखिए 7 और तांबे का कितना हो गया, 5, मतलब कि टोटल कितना है, ये
टोटल 12 है। 12 में से 7 हिस्सा किसका है? जस्ते का। 12 में से 5 हिस्सा किसका है? तांबे का। तो टोटल कितना है? 12। टोटल 12 में से जस्ते का भार कितना है? 7। तो 12 क्या लिखेंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि टोटल हिस्सा, अब देखिए जो मैंने पहले समझाया था, ध्यान से सुनिए, टोटल हिस्सा 12, 12 में से इसका हिस्सा कितना है? 7 हिस्सा है। तो जब कभी भी इस प्रकार से लिखा जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये तो हो गया जस्ते का। अगर आप तांबे का लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई? 12 टोटल है तो तांबे का कितना हिस्सा है? 5 है। तो इस प्रकार से अगर तांबे का लिखता है तो तांबे का आ जाता। ये तो हुआ बेसिक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो उसने बोला ए में 7/7 हिस्सा किसका है? जस्ते का, और 12 टोटल था, और मिक्सर कितना था? 60 kg था। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। तो ए में से जो भार निकल के आया जस्ते का, वह कितना निकल के आया? 35 किलोग्राम निकल के आया। इसी प्रकार बी की बात करेंगे। बी का रेशो कितना दे रखा है? 3:7। मैं जस्ता ही निकालूंगा। जस्ता इसमें कितना है? 3। टोटल बताइए भाई। 7 और 3 10, मतलब कि 10 हिस्से में से 3 जस्ते का है। तो कितने किलोग्राम दे रखा था इसका? 80 किलोग्राम दे रखा था। ये कितना हो गया? 24। तो टोटल कितना निकल के आया मिश्र धातु? तो 35 + 24 हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो फिर जो मिक्सर निकल के आया ए प्लस बी में से जो जोड़ के जो मिक्सर निकल के आया, कितना आया? 59 आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बताया है, क्लियर होना चाहिए आप सभी का। ठीक है भाई। अब बात आती है, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। हमने जो ए हिस्सा था इसका हमने रेशो लिखा 7/5। ए हमने बी हिस्सा था इसका रेशो लिखा 3/7। इनका मतलब क्या है? जो टोटल हिस्सा है, टोटल पार्ट है, वो कितना है इसका? 12। ये टोटल कितना है इसका? 10। तो उसने बोला इस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? इस 12 की वैल्यू दे रखी है 80 किलोग्राम। इस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी, इस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। 12 की वैल्यू 60 दे रखी है, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 पंजे 60, 10 अट्ठे 80। अब उसने क्या बोला है? जस्ता। जस्ता का रेशो कितना? 7। तो 7 से गुना कर दूंगा। 7 पंजे 35। इसमें जस्ता कितना है? 8 तिया 24। ये 59 आ गया। अगर आपसे पूछता तांबा तो तांबे ही कर देते। 5 की गुणा 5 से कर देते, 5×5 25। फिर 8 की गुणा 7 से कर देते, 8×7 56। तो इसको जोड़ते तो तांबा आ जाता। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आप उसी मेथड से उन सवालों को कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सवाल है, हर बच्चे को समझ में आ रहे होंगे ना। जो डाउट, मेरे ख्याल से तो मैं छोड़ूंगा नहीं डाउट, क्योंकि सारे बेसिक से करवा रहा हूँ। उसने बोला एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा के 36 सेंटीमीटर से अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले इन सवालों को तब किया जाता है जब आपको फॉर्मूले पता हो। तो ये वर्ग होता है, और वर्ग का मतलब क्या होता है? इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है। अगर आपको वर्ग के परिमाप की बात करेगा या पेरीमीटर की बात करेगा, तो वर्ग के पेरीमीटर होता है 4a। अगर वर्ग के एरिया की बात करेगा तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? साइड हमने ए मान ली तो साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब उसने जो बोला है ना वो आप लिख दीजिए। उसने बोला मेरे को एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। मैंने उसकी भुजा नहीं पता। क्या आप सभी को साइड पता है? नहीं पता। तो हम साइड को मान लेते हैं लेट साइड ए। भाई वर्ग की साइड हमने ए की मान ली, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं ना कि उसकी साइड कितनी है। तो उसने बोला जो उसका पेरीमीटर है ना वो उसकी भुजा से कितना ज़्यादा है? 36 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब क्या? पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर कितना अधिक है? उसकी साइड से 36 सेंटीमीटर अधिक। उसकी साइड हमने कितनी मानी? ए मानी। और इससे कितना ज़्यादा है? 36 सेंटीमीटर अधिक है। ये उसने बोला पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने ऊपर आप सभी को बताया 4a होता है। यहाँ लिख दिया 4a। 4a किसके बराबर दिया उसने? a/36 के बराबर दिया। इस तरफ आके a माइनस का हो जाएगा, 3a हो जाएगा 36। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई।
ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। उसने बोला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ए मतलब क्या है, ए है भाई इसकी साइड, तो साइड क्या आ गई, 12 आ गई। तो एरिया, एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर मैंने ऊपर बताया था, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल सकते हो। समझ गए, क्लियर, ठीक है। फिर बता देता हूँ, उसने बोला एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा के 36 सेंटीमीटर अधिक है। मेरे को नहीं, पेरीमीटर कितना बोला उसने, उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक, मेरे को नहीं पता था। आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो भाई। तो मैंने a मान लिया, और तो a कितना है, ये 36 सेंटीमीटर अधिक है उसकी भुजा से। जब उसकी भुजा पता ही नहीं थी तो मैंने a मान ली। पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। तो 4a किसके बराबर दे दिया, 36 के बराबर दे दिया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब उसने बोला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये दिया गया है आपको, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा डाटा का, तो नीचे चलते हैं y1 वाला, नीचे मैंने ऐड किए हुए हैं जो ऊपर शो नहीं हो रहे थे, ये रहा। तो ये आपको दिया गया है, इसने बोला जो ये खाली बॉक्स है ये ए को दर्शाता है, जो भरा हुआ बॉक्स है ये बी को दर्शाता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन उसने क्या दिया, ध्यान से सुनो। उसने प्रश्न दिया कि आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है या कौन सी नहीं है। पहली स्टेटमेंट दी, वर्ष y1 में ए की आय तथा वर्ष y2 में बी की आय का 75% है। उसने बोला जो वर्ष y1 में ए की आय, वर्ष y1 ये है, ए क्या है, जो खाली बॉक्स है ये, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, वर्ष y1 में 400 हो जाएगी। फिर उसने बोला वर्ष y2 में, ये y2 रहा। इसने बोला बी की आय, जो बी क्या है, देखिए ऊपर भरा हुआ, तो बी क्या हमारा 300 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बी 300 आ गया। तो उसने बोला ये 75% है। 75%, उसने बोला क्या ये 75% है, नहीं है 75%। ध्यान से देखेंगे, इसको करके भी देख लेते हैं, क्या ये 75, भाई सिंपल सी बात है। 75% कैसे आपको निकालना है, पूछ रहा है क्या ये 75% है, बताइए आप मेरे को। तो इस प्रकार से पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कैसे, देखिए उसने बोला वर्ष y1 में ए की आय, ए की आय दी हमारी कितनी आ गई, ये आ गई y1 में 400 आ गई। वर्ष y2 में बी की आय, बी की आय हमारी कितनी आ गई, 300 आ गई। ए की आय बी की आय का 75% है, ए की आय बी की आय का 75% है, मतलब कि बी का 75% क्या होगा, आप निकाल लो। 300 का 75%, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 75 की 3 से गुणा करूँगा, 5 दिए 15, 80 ला गया 1, 7 दिया 21 और 1 22, 225 होता है। पर इसकी वर्ष ए की आय दे कितनी रखी है, 400 दे रखी है। क्या इसका 75% है, नहीं है, यहाँ पे गलत है। और मैं वैसे ही मैंने डायरेक्ट बोल दिया था ये गलत है, क्यों, आप ना ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ए की आय तो उसने 400 दे दी, बी की आय 300 दे दी, और फिर ये बोल रहा है कि इसकी बी की आय का 75% है। कैसे हो जाएगा, ये पहले ही वैल्यू उससे कम दी गई है, और ये ऊपर वाली वैल्यू उससे, उसकी टोटल से ही ज़्यादा, तो 75% का मतलब ही नहीं था। फिर भी मैंने निकाल के दिखा दी, बी की 75% कर लो, अगर 400 आ जाती तो आपका ठीक हो जाता। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट उसने बोली सभी 5 वर्षों में ए तथा बी की आय के बीच का अंतर 200 है। तो उसने बोला सभी 5 स्टेट में, सबसे पहले ए लिख लीजिए, ए हो गया हमारा 400 ए, और एक साइड लिख लेता हूँ बी, तो ये हो गया 800, ये y3 में हो गया 600, और y4 में हो गया 100, और y5 में हो गया 200। इसी प्रकार से b लिख लीजिए, y1 में b हो गया 700, ये हो गया 300, ये हो गया 500, ये हो गया 200, और y5 में हो गया 600। तो
तो इन्होंने बोला इनका डिफरेंस क्या 200 है, बिल्कुल है। या तो आप जोड़ के माइनस कर लीजिए, या फिर जोड़ने में दिक्कत आती है तो काट कर लीजिए भाई। देखिए 400 और 200 600, 600 उस तरफ काट दीजिए, काट दिया। फिर आपने देखा कि 800 काट दीजिए उस तरफ, 500 और 300 ये 800 कट गया। फिर 600 और 100 700 उस तरफ काट दीजिए, तो बच कितना गया, ओनली 200 बच गया। तो इन सभी का डिफरेंस क्या है 200। या आप अपनी मेथड से भी कर सकते हो, जो जोड़ घटा का जो भी होता है, पहले ए को सभी को जोड़ दो, फिर बी को सभी को जोड़ दो, फिर इनका माइनस कर लो, तो ये 200 बिल्कुल आता है। तो इसका राइट आंसर, हमारी इक्वेशन जो है बी ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी, ऑप्शन ए जो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पहला पेपर है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा क्योंकि अगले पेपर सेम से बनते जाएंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन वगैरह है ना वो सारी ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। उसने बोला भाई 40 लीटर दूध है, कितने की दर से खरीदा, 50 की दर से खरीदा, मतलब कि टोटल उसने कितने रुपये का खरीदा, 2000 रुपये का दूध खरीद लिया। ठीक है। अब उसने बोला उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। अब मान के चलिए आप कोई भी चीज़ है आपके पास 40 लीटर दूध है और आप उसमें 12 लीटर पानी मिला दोगे, तो आपके पास जो टोटल मिक्सर हुआ वो कितना हो गया भाई, 40 लीटर तो पहले था, 12 लीटर आपने अब पानी मिला दिया, मिलाया तो दूध में ही है ना, मिलाया तो आपने दूध में है, तो जो आपके पास लोग टोटल दूध मिला, मिक्सर मिलके जो दूध बना वो कितने लीटर बन गया, 52 लीटर बन गया। अब आपके पास कितने लीटर हो गया, 52 लीटर हो गया। तो यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये में बेचता है, मतलब कि जो मिश्रण निकल के आया ना, अब इसको वह कितने में बेचता है, 40 रुपये में बेचता है। तो 52 को 40 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2080 आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, जितने की वो स्टार्टिंग में चीज होती है, और इनटू में 100। प्रॉफिट क्या आया, 2000 का था, उसने बाद में मिक्सर के बाद 2080 का बेच दिया, तो 80 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 2000 पे। क्यों, क्योंकि 2000 की वो चीज़ हमने पहले खरीदी थी, इसी पे तो प्रॉफिट हुआ ना, तो 2000। और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो 20 से 20, 10 से 10, 2 चौके 8, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सोल्व करना है। जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आए वहाँ पर सबसे पहले बड़े नंबर सोल्व करने होते हैं। बड़े नंबर का मतलब क्या है, पहले आप डिवाइड सोल्व करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, समझ गए। तो इसमें डिवाइड तो दे नहीं रखा, इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन सोल्व कर लूँगा। तो 16 इंटू 2 को, और 12 इंटू 2 और 7 इंटू 2, तो मैंने लिखा 32। मैं लिख सकता हूँ 16 और गुणा 2 की। जब कभी भी इस प्रकार के होंगे ना, उनको कॉमन कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। देखिए मल्टीप्लाई नंबर थे तो इनका बॉक्स अलग बन गया, इनका बॉक्स अलग बन गया, ऊपर वाले का बॉक्स अलग बन गया। ठीक है, तो अब आपको गलती नहीं हो सकता क्वेश्चन किसी बच्चे का। 32 माइनस 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 प्लस क्या हो जाएगा 3 अपॉन 12 दूनी 24 माइनस 21। इसी प्रकार से आपने देखा, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए बेटा। देखिए प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 32 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो प्लस के नंबर कितने हो गए, 35 हो गए। 35 माइनस 32 और 24 माइनस 21। ठीक है, तो 35 माइनस 32 का मतलब 3, 24 माइनस 21 का मतलब 3, इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंप्लीफिकेशन का था, इसमें भी मैंने कोशिश की, आपको किसी बच्चे को डाउट है तो आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76, 310 तथा 463 को भाग करने पर जिसको प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बल बचे। देखिए बेटा, जब कभी भी यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में बड़ी संख्या बोली जाए तो बड़ी संख्या का मतलब होता है बेटा आपको एचसीएफ निकालना होता है। जब आपसे स्टेटमेंट में जब कभी भी छोटी संख्या बोली जाए तो छोटी संख्या का मतलब होता है बेटा एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि जब कभी भी आपको बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको HCF निकालना है, जब कभी भी आपको छोटी संख्या बोलेगा तो LCM निकालना है। तो ये तो हुआ आपका एक कंसेप्ट या एक पॉइंट क्लियर। फिर उसने बोला जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। शेषफल का मतलब क्या है बेटा, जो आपका नंबर था ना वो 4 बचे। कहने का मतलब है मान लीजिए 76 था, इसमें से 4 घटा दोगे तो हर स्थिति में शेषफल 4 बचेगा, 72 हो जाएगा। 310 में से 4 लेस कर दोगे तो 306 हो जाएगा। 463 में से 4 लेस कर दोगे तो 459 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब आपके पास 72, 306 और 459 इनका HCF निकालना है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा, इसका HCF बेटा 9 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ HCF और LCM तो बेटा सबको आता है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं, एक तो इस प्रकार से भाग करते चले जाइए, ठीक है, या फिर एक क्या करिए, ये जो नंबर है ना सेम, ये नंबर लिखे, इनको ये देखिए किस नंबर से ये कॉमन तीनों नंबर भाग हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा 3 से कॉमन नंबर भाग हो रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0 2 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर मैंने देखा बेटा 3 से फिर भाग हो रहा है, 3 अठे 24, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम। क्या आगे कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर देगा? कौन सी तीनों संख्याओं को, जो ये 3 नंबर आए? नहीं हो सकता कोई भी नंबर, क्योंकि ये विषम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को भाग कर देगा। तो जो ये कॉमन होते हैं ना बेटा, इनका 3 तिया 9, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। बाकी आपका सबका निकालने का अलग तरीका है। तो इस प्रकार से निकालें। कंसेप्ट आपको पता चल गया, जब कभी भी बड़ी संख्या बोली गई है तो HCF निकालना। किसका HCF निकालना है? शेषफल जो बोला गया है कि शेषफल इतना बतना चाहिए, हर नंबर में से 4 4 घटा के HCF निकाल लूँगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर? अब आते हैं अगले पर। उसने बोला एक पुरुष एक होटल में गए तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपये खर्च किए जितने पुरुष थे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मेल और एक्सपेंडिचर मतलब कि जितना खर्च। मेल मेरे को नहीं पता कितने थे, मैं मान लेता हूँ X आदमी थे, और ना मेरे को ये पता कितने खर्च किए। तो उसने बोला कि कई पुरुष एक होटल में गए तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपये खर्च किए जितने वो पुरुष थे। पुरुष कितने थे? X माना था हमने, और खर्च भी कितने किए? X कर दिए, मतलब कि X स्क्वायर खर्च हो गया, निकल के आ गया। बेसिक बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो। मैंने बोला आदमी मेरे को नहीं पता था, मैंने X मान लिया बेटा। उसने बोला खर्च, जो खर्चा था उनका क्या आया, जितने आदमी थे ना उतने ही खर्च कर दिए। तो हमने आदमी कितने माने थे बेटा? X माने थे, और तो हमने खर्च भी कितने कर दिए बेटा? X ही कर दिए। तो X इंटू X कितना हो गया? X स्क्वायर हो गया ना। सिंपल सी बात। कहने का मतलब है, फिर देखो ध्यान से, यदि खर्च किया गया धन कितना है, 17,424 रुपये है। भाई खर्च हमारा कितना आया है? X स्क्वायर आया है। X स्क्वायर कितना दिया है? 17,424 दिया है बेटा। ध्यान से सुनो, उसने बोला यदि खर्च किया गया धन, अगर आप देख पा रहे होगे ध्यान से, तो देखिए यही तो हमने खर्च किया था। कितना खर्च किया था? X स्क्वायर किया था। इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? 17,424 दी है। तो खाली X की वैल्यू करूंगा, रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 17,424 का रूट बेटा जो होगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ को कई बच्चों को रूट निकालने में दिक्कत होगी। रूट की आपको निकालना तो निकाल सकते हो, नहीं तो इसके पार्ट लेके मैं वो भी समझा दूंगा। अब यहाँ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। जो X स्क्वायर है हमारा, भाई जो नंबर जिसका स्क्वायर 17,424 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 132 का स्क्वायर कितना होगा? 17,424 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझ में आया? समझ गए? क्लियर है भाई? ठीक है। देखिए इसने बोला यदि खर्च किया गया धन, खर्च किया गया हमने कितना था? X आदमी थे, X खर्च किया, X स्क्वायर था हमारा धन, तो वो कितना दिया हमारा? 17,424 दिया। कहने का मतलब क्या है, जो ये नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करने के बाद जो ये नंबर दिया गया है ये आएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 132 का स्क्वायर 1724 आता है। क्लियर? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आता भी है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे शुरू होती है,
कितने की स्पीड से, 35 किलोमीटर की स्पीड से अहमदाबाद तक जाती है। देखिए बेटा, ये रेलगाड़ी थी, ये गई इस तरफ अहमदाबाद की, कितने की स्पीड से शुरू हुई बेटा, ये 35 किलोमीटर की स्पीड से शुरू हुई, और कितने बजे चली थी बेटा, ये 3 बजे चली थी। क्लियर। और ये मुंबई से अहमदाबाद चली थी। क्लियर। अब उसने बोला दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से, मतलब कहने का मतलब क्या है, दूसरी रेलगाड़ी ना अहमदाबाद से चली, मतलब कि पीछे से चली। कितने बजे चली बेटा, 5 बजे चली। और कितने की स्पीड पे चली बेटा, इसने बोल रखा 45 किलोमीटर की स्पीड से चली, ये रहा। ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनिए। उसने बोला यदि मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच की दूरी 390 किलोमीटर, जो इनका बीच का डिस्टेंस था बेटा, ये 390 किलोमीटर है, तो ये दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहली बात तो बेटा, जब कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक रेलगाड़ी तो आगे से जा रही है, एक रेलगाड़ी पीछे से आ रही है, तो इनका मतलब क्या होता है, इनकी स्पीड जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक्स की स्पीड से जा रही है, ये वाई की स्पीड से जा रही है, तो इनका मतलब क्या है, इनकी स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनो बेटा, कि 5 किलोमीटर आप आगे से चले और 4 किलोमीटर वो पीछे से चला, तो आप एक दूसरे के नज़दीक ही तो जा रहे हो, ये भी आपके नज़दीक आ रहा है, आप भी उसके नज़दीक जा रहे हो, तो दोनों ने मिलकर इसमें से कितने किलोमीटर कम कर दिया, 5 किलोमीटर आपने कर दिया, 4 किलोमीटर उसने कम कर दिया, तो टोटल 9 किलोमीटर कम कर दिया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं पता, जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। जब कभी भी सेम डायरेक्शन की बात करेगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं तो मैंने समझा भी दिया है। ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, क्यों, एक ट्रेन तो जा रही है और एक ट्रेन आ रही है, तो सबसे पहली बात तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 45। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, एक बार मेरी तरफ ध्यान दीजिए। उसने बोला पहली जो ट्रेन थी कितने बजे चली थी, 3 बजे, दूसरी ट्रेन कितने बजे चली है, 5 बजे। बेटा ये बताइए 3 से लेकर 5 बजे तक कौन सी ट्रेन चली। आप बोलोगे सर पहली ट्रेन चली, कितने घंटे चली बेटा, 2 घंटे चली। क्यों, 4 और 5, तो पहली ट्रेन 2 घंटे चली। ठीक है। 2 घंटे बाद क्या है, दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो 1 घंटे में पहली ट्रेन कितनों किलोमीटर क्रॉस कर देती है बेटा, इसने बता रखा 35 किलोमीटर, तो दूसरी ट्रेन 2 घंटे में यह कितने किलोमीटर क्लियर कर देगी, 70 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब दूसरी ट्रेन ने 5 बजे चलना शुरू किया ना, जब ए ट्रेन जो थी या पहली ट्रेन जो थी वह 70 किलोमीटर क्लियर कर चुकी थी। कहने का मतलब क्या है, 390 किलोमीटर में से 70 किलोमीटर तो उसने पार कर लिया था जब दूसरी ट्रेन ने 5 बजे चलना शुरू किया। तो कितना किलोमीटर बचा हुआ था बेटा, ये बताइए मेरे को, जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। आप बोलोगे कि 320 बचा हुआ था। तो अब क्या है, दोनों ट्रेनें मिलकर इसको क्या है, पार कर रही हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों मिल गई ना। पहले तो 2 घंटे अकेली चल रही थी, अब दोनों हो गई, तो 35 पहली क्रॉस कर रही है, 45 दूसरी क्रॉस कर रही है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। तो अब 1 घंटे में 80 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं, इनको करना कितना है बेटा, 320, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, मतलब कि ये 4 घंटे बाद मिलेंगी। अगर आपसे घंटे पूछता तो आप बोल देते कि 4 घंटे बाद ये एक दूसरे को मिल लेंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस को कवर कर देंगी। पर उसने बोला बेटा टाइम बताइए, तो लास्ट जो टाइम दिया होता है ना, लास्ट वाला, तो ये जितने घंटे आते हैं ना उसमें जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि 5 जो लास्ट ट्रेन चल रही थी ना उसके 4 घंटे बाद मिलते हैं, लास्ट ट्रेन के 4 घंटे बाद मिलते हैं। ध्यान रखना, लास्ट जो भी टाइम दिया हो उसमें जुड़ता है। तो 5 में 4 जोड़ देंगे बेटा, तो 9 बजे क्या है, ये आपस में मिलेंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, क्लियर हो गया। ठीक है। 16वां देखिए, यदि है तो क्या मान होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो मैंने आप सभी का नीचे ऐड किया हुआ है। ये है आपका 16 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ना बेटा, इसको मैं 1 सेकंड में भी करवा सकता हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर करके भी करवा सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए बेटा, यहाँ पे एक ही नंबर दिए हुए हैं,
तो एक ही नंबर का मतलब क्या है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या, आप सभी को फॉर्मूला पता चल गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है बेटा ये, और उस तरफ क्या दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है बेटा, और नीचे भी ए इंटू बी है तो नीचे भी क्या दे रखा है बेटा, ए बी हो गया, डायरेक्ट लिख दूँ। अब क्या है बेटा, आप इसके फॉर्मूले को तोड़ लीजिए। आप इसको फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो आप सभी को फॉर्मूला पता है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल पता है, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर भाई। अब आप इसका बताइए, आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक बताया भैया आपने। अब आप इसको बाहर लिख लीजिए, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, आगे इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा बेटा, क्लियर। अब नीचे क्या था, नीचे हमने देखा था, ये देखो a इंटू बी था, तो ए बी था। अब बेटा क्या इसमें से जो कटता है काट दो, कट, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास ऊपर क्या बचा बेटा, 4ab बचा, नीचे क्या बचा बेटा, ab बचा, ab से ab कट गया तो बेटा क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। क्या आ गया बेटा, ओनली 4 आ गया। तो ओनली 4 आ गया तो उसने बोला है रूट m, कहने का मतलब क्या है, 4 का रूट कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूट, वो खाली क्या हो जाएगा, 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा कट गया, मान लीजिए खाली 4ab बचता तो क्या कर देते, 4 इंटू ए जो हमने माना था, मान लीजिए 3.5 था, बी हमारा जो था 1.5 था, तो जो भी वैल्यू करती उसमें पुट कर देते। तो इस प्रकार से बेटा आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे इसने स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ये भी आपका कौन सा सवाल है, ये भी आपका डाटा का है, तो मैंने नीचे ऐड किया हुआ है इस डाटा वाले क्वेश्चन को, ये रहा बेटा, ये स्टेटमेंट दी गई है। अब इसका आंसर बताना है। अब देखिए इसका आंसर उसने बोला है, मेरे को ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट पहली है L1 इक्वल किसके बराबर है, डी तथा ई की औसत जनसंख्या का मान। तो L1 में क्या दिया उसने, L1 में दिया बेटा उसने डी तथा ई की औसत जनसंख्या का मान। तो बेटा ध्यान से देखिए, डी और ई कितने हो गया, 19 प्लस 30 11, कितने परसेंट हो गया, 30%, और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इनने 12,000 दे रखी है। तो बेटा 12,000 का 30% कर दो आप, तो कितना हो जाएगा बेटा, आप सभी बता सकते हो कि सर कितना हो जाएगा, एक 3600 हो जाएगा। तो बेटा 36 हो जाएगा, पर उसने ये क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 व्यक्ति थे, एवरेज दे रखा है, तो एवरेज देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, एवरेज दे रखा है, तो 2 थे तो कितना हो जाएगा, 1800, एवरेज बताया था, ठीक है, एवरेज बताना हमको, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज हमारा कितना आ गया भाई, 1800 आ गया, क्लियर। L1 हमने निकाल दिया, समझ गए। आप बोलोगे सर 12,000 कहाँ लिया, स्टेटमेंट में दे रखा है बेटा, ठीक है। अब आता है L2, क्यों, जो टोटल इन्होंने दे रखा है, इसकी इन टोटल पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है स्टेटमेंट में, ठीक है। देखिए फिर समझा देता हूँ जिस बच्चे को नहीं समझा। उसने बोला डी तथा ई की औसत जनसंख्या मान बताइए। तो डी हमारा कितना है, डी तथा ई, तथा का मतलब होता है जमा, डी तथा ई। देखिए डी 11% है, ई 19% है, टोटल कितना परसेंट आ गया, 30% आ गया। कितने, 12,000 इन्होंने राशि दे रखी है, तो 12,000 का 30% करोगे कितना आ गया, 3600। पर उसने एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 3600/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही तो व्यक्ति थे, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितना हो गया, एवरेज आ गया हमारा 1800। तो जो L1 की वैल्यू निकल के आई बेटा, वो हमारी कितनी निकल के आ गई, 1800 निकल के आ गई। L2 कितना दिया इसने बेटा, दिया ए बी तथा सी की कुल जनसंख्या का मान। ए है हमारा, ए बी
तथा सी की कुल जनसंख्या में ए है हमारा बेटा 20%, बी है हमारा 32%, सी है हमारा 18%, ये टोटल आ गया 70%। ठीक है, तो 12,000 का बेटा आप जब कभी भी 70% करोगे तो 0 से 0, 12 से 84, 8400 हो गया। अब देखिए इसमें एवरेज नहीं दिया, इसमें कुल पूछा गया, तो कुल जनसंख्या कितनी आ गई, 8400 आ गई। तो L2 की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ गई, 84 से। उसने पूछा क्या हुआ है, L2 माइनस L1 पूछा हुआ है, तो L2 हमारा कितना आया बेटा, 8400 आया। L1 हमने निकाला बेटा कितना आया, 1800 आया। तो हमारा कितना आ गया बेटा, ये 6600 आ गया। कितना आ गया बेटा, 6600 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6600। डी ऑप्शन जो हमारा बेटा राइट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये डाटा वाला भी सवाल कर सकते हो। डीएसएसबी में ना 3-4 क्वेश्चन ये आए हैं, डाटा के पूछे गए हैं, आपको भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो हमने 17 कर लिए हैं, 18वें क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन को, ठीक है, एक ठोस बेलन मतलब सिलेंडर की बात कर रहा, को पिघलाकर ठोस घन में बनाया गया। ठीक है, ठोस घन बना दिया। बेलन के आधार की त्रिज्या, उसने बोला जो रेडियस है वह कितनी दी बेटा, 44 सेंटीमीटर दी। क्लियर। तथा इसकी ऊंचाई और बेटा इसकी हाइट कितनी दी बेटा, 14 सेंटीमीटर दी। यदि घन की भुजा, घन मतलब क्या है, एक साइड बेटा क्यूब, ये बात दे रखी है सिलेंडर की, सिलेंडर का तो दे दिया ये, और क्यूब घन की, वो सॉरी क्यूब की जो साइड है वो कितनी दे दी, ए मान लेता हूं मैं साइड क्यूब की, ए कितनी दे दी मेरे को, क्यूब की साइड दी मेरे को बेटा 11। ठीक है, उसने बोला कितने घन बनेंगे, कितने घन का मतलब है बेटा वॉल्यूम बात करनी है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होती है। ठीक है, ए क्यूब होती है। क्लियर। अब आपको क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो 1 मिनट में निकाल दोगे। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर बेटा उसने दे ही रखा है 44, इंटू बेटा कितना 14, हाइट 44, और इंटू हाइट कितनी बेटा 14, इक्वल। उसने बोला कितने क्यूब बनेंगे, तो मतलब कि ए क्यूब की बात कर रहा है, ए की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, ए घन, क्यूब की बात करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो कितने क्यूब बनेंगे, तो 11 चौके 44 बेटा, 11 चौके 44 बेटा। अब 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं, बस फॉर्मूले में पुट करना था। यहाँ पे हमने सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, तो सिलेंडर अपॉन क्यूब। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। इसकी वैल्यू 11 दे रखी है, साइड ए, तो 11 आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू, पाई की वैल्यू बेटा 7 होती है, आर उसने रेडियस 44 दे रखा है बेटा, और हाइट उसने 14 दे रखी है। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए। क्लियर भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला यदि x y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता, मान लीजिए ये x है और ये y है, y ने 100 अंक प्राप्त किए, इससे 40% अंक प्राप्त करता है x, तो 140 अंक प्राप्त किए, सिंपल सी बात है। तो y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, उसने सिंपल सा पूछा। क्लियर भाई, तो हम निकाल देंगे। क्लियर है भाई, निकाल सकते हो ना, या करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूँ। ये x है, ये y है। उसने बोला यदि x y से 40% अंक प्राप्त करता है, y मान लीजिए 100 करता है, इससे 40% अंक प्राप्त करता है, तो 140 करता है, तो ना y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। कम का मतलब पहली बात तो कितने कम हो गए, 40 कम हो गए। किससे, ध्यान से पढ़ो, यहाँ से बोला y के अंक x के अंकों से, x के अंक कितने हैं मेरे पास, टोटल 140 हैं, 140 से ही तो 40 कम है, समझे। इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। समझी बात। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 400/14 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो 28.57% आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है डाटा का, डाटा पे लेके चलता हूँ। इस पीडीएफ में मैंने नीचे डाटा के क्वेश्चन क्या है कर रखे हैं। ये पूछा हुआ है, इसमें पूछा गया है बेटा, ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया है इसमें। ये पूछा गया नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाता है। C1 में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या C5 में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अच्छा, कितने प्रतिशत। C1 में है बेटा 200, ठीक है। फिर उसने बोला C5 हो गया, ये C5 में हो गया बेटा 500। तो उसने बोला बेटा कितने प्रतिशत है, तो आप प्रतिशत निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। करना क्या चाहिए, आना चाहिए। आप सभी को ये क्वेश्चन निकालना है, बता दीजिए नहीं तो C5 में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, बताइए भाई। निकाल लिया, मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे ने निकाल। देखिए भाई सिंपल सी बात है, C1 में काम कितने करते हैं, 200 करते हैं, ठीक है। C5 500 इंटू में 100% के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौका 20, 40 आ गया। तो कितने प्रतिशत है, 40% है बेटा, सिंपल था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने पहला पेपर किया और मैंने बिल्कुल टाइम लेके करवाया है आपको। बेसिक हर बच्चे को ये पेपर क्या है समझ में आए और हर बच्चे जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।